हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे औरंगजेब का। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल जो रहा था वो 1658 से लेके और 1707 तक रहा था। पहली चीज़, इसका प्रारंभिक इतिहास देखते हैं, इसका बचपन वगैरह इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ही इसके जीवन का निर्माण करेगी। और उसके बाद में अगर आप पृष्ठभूमि अच्छे से देख लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले इनका इनकी माता का नाम क्या था? मुमताज़ महल। समझ में आएगा? ये वैसे तीसरे बेटे थे। कौन से नंबर के बेटे थे? तीसरे। और जिंदा दूसरे थे। इसकी जो माँ थे, उनके जो 4 संतान थी, 4 बेटे थे, उनमें हालांकि बेटे तो इनके 8-9 थे, लेकिन 4 जिंदा रहे थे। जो जिंदा रहे थे उसमें तो दूसरे थे, और वैसे क्रम से कितने थे? तीसरे बेटे। ये आपको याद रखना है। अच्छा बताओ, इसके नाना का नाम क्या था? आसफ खान। आसफ खान, ये इसके नाना जी का नाम था। और इसके मामा का नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान। और इसके मामा का लड़के का नाम था जफर खान। क्या नाम था? जफर खान। ये याद रखना, जफर खान, शाइस्ता खान, इनका नाम चलेगा। समझ आ गया? और इसके खासम खास आदमी हैं, इसलिए इन सबको याद रखना। मामा का लड़का है और ये मामा जी हैं शाइस्ता खान। समझ आ गया? अभी बताते हैं इसके बारे में। पिता का नाम आपको पहले ही बता दिया मैंने, कौन था? शाहजहाँ। दूसरा, जन्म इनका हुआ था 3 नवंबर को। 3 नवंबर 1618 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था दाहोद में। दाहोद कहाँ है? बन गए पटवारी की दे रही है ना लड़की है? गुजरात में। वेरी गुड। राजस्थान से लगती हुई सीमा दाहोद कहाँ है? गुजरात में। बहुत बढ़िया, बन गए गुजरात में। कच्छ, दाहोद, बनासकांठा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिल रहे हैं? ये भी आना चाहिए अगर आप कर रहे हो थोड़ी बहुत तैयारी। तो दाहोद, इनके पिता उस टाइम शाहजहाँ जो थे 1618 में, इसका मतलब कहाँ के गवर्नर थे? गुजरात। इसका मतलब ये हो गया सीधा सा। बात समझ आ गई? ये तो आपको ऐसे याद रखना है। इनका जन्म यहाँ हुआ। अब बात करते हैं इनके परिवार की। इनकी शादी कभी, पहले तो पत्नी की अगर बात की जाए तो इनकी 4 पत्नियाँ थीं। और पहली जो पत्नी थी, जिसे महिषी कहते थे, मूल रानी, जो पटरानी जिसे कहते हैं, महिषी का मतलब समझ आ गया? जो मूल पटरानी थी, जिसका पुत्री क्या बनेगा? शासक बनेगा। ये घोषित कर देते हैं ये पहले ही। और ये पहले ही ये बता देते हैं इसका पुत्र होने वाला ही क्या बनेगा? शहजादा शासक बनेगा। उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। इसे राबिया उद दुर्रानी की उपाधि दी थी। राबिया उद दुर्रानी। इस युग की राबिया बीवी, इसकी उपाधि दी थी। किसने दी थी? कौन देगा अपनी घरवाले को उपाधि? घरवाले को औरंगजेब ही देगा। और अगर बात की जाए तो इसकी कुल 5 संतानें हुई थी। 5 संतानें में 3 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्र थे। तो पुत्रों की अगर बात की जाए तो दोनों ही बगावती शहजादे थे। एक का नाम था आजम और एक का नाम था अकबर। आजम और अकबर। और पुत्रियों का नाम बात की जाए, जेबुनिसा, जिन्नत, उसनिसा और जुब्बत उस निशा। ये 5 नंबर की छोरी थी भाई। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मेन पटरानी थी। दूसरी, अगर उसकी पत्नी की बात की जाए तो उसकी दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था नादिरा बेगम। और नादिरा बेगम ये कश्मीर की थी।
और इनके जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम था मुअज्जम, जो किसके नाम से शासक बना था? बहादुर शाह के। किसके नाम से शासक बना था? बहादुर शाह। ठीक है। तीसरी पत्नी का नाम बात किया जाए तो एक तो थी औरंगाबादी महल, मतलब पत्नी का भी नाम देखो, महल के नाम पे निकाल दिया औरंगाबादी महल, महल के नाम पे पत्नी का नाम है। और इसकी एक बेटी थी मेहर उस निशा, मेहर उस निशा, मेहर उस निशा, ये सारी निशाएं हैं, समझाया क्या? और चौथी बीवी थी उदयपुरी महल। ये बैरवानियाँ हैं, एक महल हैं, ये भी पता नहीं लगता। अच्छा, उदयपुरी महल। इसके एक तो था कामबख्श, कामबख्श का नाम सुना है, और एक बद्र उस निशा, बद्र उस निशा। ठीक है। तो इसके अलावा एक और शासक, एक और बेटा था इसके, जिसका नाम था मोहम्मद सुल्तान। ये इसका पूरा परिवार था। परिवार के बारे में थोड़ा सा अच्छा सा देख लो, फिर आपको सब पता लग जाएगा। देखो महिषी, जो महिषी यानी मूल पटरानी, मूल पटरानी की अगर बात की जाए तो उनकी मूल पटरानी कौन थी? दिलरस बानो बेगम। इस युग की, मतलब जो इतनी भी छोरी छापरियों का नाम पड़ा है ना, उनमें सबसे हैंडसम ये थी, दिलरस बानो बेगम। इसे राबिया उद दौरानी की उपाधि दी थी। और इसके 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। इसमें तीसरी लड़की जो जुब्बत उस निस्सा थी, तो मैंने उसमें एक नाम बताया था, इज्जत बख्श बताया था ना, काम बख्श के छोरे की शादी हुई थी। और एक मैंने बताया था तीसरी लड़की की शादी किसके साथ हुई थी? शिपियर निको, दारा शिको के पुत्र। इसकी शादी तो उसने अपने बड़े भाई दारा शिको के पुत्र शिपियर शिको के साथ की। किसके साथ की थी? शिपियर शिको। ये पिछले एपिसोड में बता दिया था मैंने आपको, अगर याद हो तो। और जुब्बत उस निसा की बात की जाए तो उसके साथ इज्जत बख्श के साथ ही। किसके साथ की? इज्जत बख्श। इज्जत बख्श तो मुराद बख्श का बेटा था, मुराद बख्श का बेटा था, जो कहाँ का शासक था? गुजरात का। कहाँ का गवर्नर था? गुजरात। और शिपियर शिको दारा शिको का पुत्र था। किसका पुत्र था? दारा। तो ये 2 लड़कियां तो गई। ठीक, अब बची कितनी आफत? ये 1 2 3 और बच गई। 5 लड़कियां थी इसके, 4 छोरे थे, 9 संतान थी इसकी। तो 5 लड़कियों में एक जेबूस निस्सा, जेबूस निस्सा। तो इसके और इसके पिता की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये कवियत्री थी, इसको किडनैप करके इसका पिता दिल्ली में नज़रबंद कर दिया था। कारण क्या था? क्योंकि इसके एक छोरे ने, अकबर ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? अकबर ने। वैसे दोनों ने विद्रोह किया था। आजम ने तो क्या किया कि जब ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था, कौन सा युद्ध लड़ रहा था? उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के युद्ध में मैंने पिछले एपिसोड में एक युद्ध बताया, खजवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खजवा का। बताओ खजवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और, याद रखना मुराद मत होना, ऐसे तुक्का में लगाने उठा के मारेंगे। औरंगजेब और शाह शुजा, औरंगजेब और शाह शुजा। तो शाह शुजा जो बंगाल का था, उस बंगाल यानी अपने चाचा का साथ किसने दिया था? आजम ने दिया था, चाचा का साथ दिया था। लेकिन अपनी पत्नी को वचन देने के कारण अपने बेटे को माफ कर देता है आजम को। कौन? औरंगजेब। जबकि इसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने पिता का साथ ना देके किसका साथ दिया था? यहाँ पे एक नियम होता था, जो शासक का होता था वो एक हमेशा रूल होता था। कोई भी शासक होता ना, उसका एक नियम होता था। क्या नियम होता था? कि वो कभी भी जो गलती करता है उसे माफ़ नहीं करते थे। चाहे वो भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कुछ भी हो, उसे सज़ा दी जाती थी, किसी भी रूप में दी जाए। जैसे औरंगजेब बहुत भावुक प्रवृत्ति का इंसान था। उसकी गलती क्या थी? उसका पिता, ये सबसे योग्य आदमी होते हुए भी उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी ना बना के दारा को बनाया। क्यों बनाया? उसकी क्या गलती थी? उसकी एकमात्र गलती ये थी कि बिना पिता के आदेश के वो 1644 में जब उसकी एक बहन ने पेट्रोल डाल के जिंदा जला लिया खुद को, तो वो मिलने, उसके पास फ़ोन आ गया किसका? जौहनारा का, और वो मिलने चला गया उससे। बात समझ आ रही है? उसकी एक बहन ने आत्महत्या कर ली थी,
और ये खबर किसने दे दी थी? जुहान आरा, और वो उसको ढांढस बनाने के लिए वहाँ चला गया। तो इतनी सी गलती के लिए उसे तख्त से दूर कर दिया गया था। यानी अगर आप वास्तव में सुल्तान बन रहे हो तो आपके जीवन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होगी तो आप फिर उसके काबिल नहीं हो, फिर आप प्यादे हो, फिर आप युद्ध में शहीद हो, भालों को से हो। बात समझ आ रही है? अरे सुल्तान या आका कोई गलती कर सकता है क्या? जब आप अपने आप को ईश्वर मानते हो तो फिर गलती भी नहीं होनी चाहिए। कुछ मत करो गलती ना करने से पहले। तो ये चीज़ याद रखना कि उसने इतनी सी गलती की थी। यहाँ पे आजम तो खुले में विद्रोह कर दिया। आजम ने किसका साथ दे दिया? शाह शुजा का। किसका साथ दे दिया? शाह शुजा। और शाह शुजा का जब साथ दिया तो पत्नी ने इतना कायल कर लिया, दिलरस बेगम, इतना, ऐसे कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे हैंडसम औरत यही थी। राबिया उद दौरानी को बीबी का मुकबरा औरंगाबाद में बना है। औरंगाबाद याद रखना। औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद जो दक्कन की राजधानी बना दी थी, दक्कन की राजधानी। पहले दक्कन की राजधानी शाहजहां ने क्या बनाई थी? बुरहानपुर। कौन सी बनाई थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो जब ये दक्कन का गवर्नर था कौन? औरंगजेब। तो इसने क्या किया था कि बुरहानपुर से आगे जाके और किरकी पूना, ये महाराष्ट्र में है, किरकी का नाम चेंज करके औरंगाबाद कर दिया गया था। क्या कर दिया था? औरंगाबाद। और याद रखना, औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनका नाम सुना है ना? महाराष्ट्र में ये वाघ मंदिर, ये इसके अलावा राबिया बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल के फोड़ नकल कहते हैं। मतलब औरंगाबाद एक सेंटर पॉइंट था। एक तरह से मुगल जो शासक थे ना, वो वहाँ पे अपना बहुत टाइम देते थे। और यहाँ तक कि औरंगाबाद में उसने, औरंगजेब ने स्वयं ने अपने जीवन के 25 साल दिए थे। कितने साल दिए थे? 25 वर्ष। और औरंगाबाद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 25 वर्ष तक वहाँ रहा था, एक तरह से राजा वहाँ रहा है। तो बात समझ रहे? और औरंगाबाद में उसकी पत्नी दिलरस बानो बेगम की मृत्यु होती है, तो वहीं पे उसको दफनाता है, तो वहीं उसका मकबरा बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो इसके परिवार के सदस्य थे, ये इनसे ही गेम चलेगा। ये इसके मामा शाइस्ता खान थे, और ये इसका बेटा शहजादा अकबर, इसने भी विद्रोह किया था, जो भी अपन देखेंगे। इसके अलावा बहादुर शाह, मुअज्जम, नादिरा बेगम का जो बेटा था मुअज्जम, वो किस नाम से बना? बहादुर शाह। काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और बदरुद्दीन, ये इन सभी को आप अपने डिटेल से देखेंगे। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि अपन देख लेते हैं। अब देखो, इसका राज्याभिषेक की बात की जाती है। राज्याभिषेक की बात की जाए, आज कितनी तारीख है? 23 जुलाई है। तो तुम्हें 2 दिन पहले की याद रखनी है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था कि 21 जुलाई को पढ़ाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। 21 जुलाई को इनका क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। 21 जुलाई को इनका क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। 21 जुलाई 1658। तो ये पहला राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक इन्होंने और करवाया, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को कराया 1659। इन्होंने अपना दूसरा राज्य, याद रखना, इन्होंने भी अपने 2 राज्याभिषेक कराए थे, और शिवाजी ने भी अपने 2 राज्याभिषेक कराए थे। अपन शिवाजी भी इसमें पढ़ेंगे, समझ आएगा? तो ये तो उनकी प्रारंभिक जानकारी होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले दो। इसके बाद में अपन इसका अध्ययन करते हैं धार्मिक नीति। अब बात करते हैं औरंगजेब के धार्मिक नीतियों की। और धार्मिक नीतियों की अगर बात की जाए तो ये माना जाता है कि औरंगजेब जो मुगल काल का सबसे कट्टर बादशाह था। तो देखो, इसके बारे में अपन देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया। पहली चीज़ तो याद रखना, ये सुन्नी मत का अनुयायी था। सुन्नी मत का क्या था? अनुयायी था। और इसका जो मूल कॉन्सेप्ट था ना, इसका मूल कॉन्सेप्ट जो था वो दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। आप कहेंगे गुरुजी ये दार उल हर्ब क्या होता है, दार उल इस्लाम क्या होता है? दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम यानी इस्लाम के शरीयत के अनुसार, इस्लाम के शरीयत के अनुसार जहाँ शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? दार उल हर्ब। और दार उल हर्ब किसे कहते हैं? जहाँ इस्लाम के शरीयत के विपरीत जो शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? दार उल हर्ब। तो ये हिंदुस्तान की जो ज़मीन थी
और यहाँ पे चूँकि पूरे मुस्लिम तो नहीं थे, तो यहाँ और भी कानून चलते थे, हिंदू कानून भी चलता था, सिख कानून। तो ये दार उल हरब को, जो अन्य शरीयत के अतिरिक्त जो कानून था, उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट करना चाहता था? इस्लाम में। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें दूसरा चीज़ याद रखना है, ये इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी। अब देखो, गाजी की उपाधि इनके अतिरिक्त और किसने धारण की थी? इसके अलावा बाबर। किसने? बाबर ने। और बाबर के अलावा अकबर ने और की थी। किसने की थी? अकबर। कौन से अभियान के दौरान की थी बताओ? वो क्या? पानीपत। चलो, गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की। तीसरा चीज देखो इन्होंने, चौथी चीज देखो, अब ये बात समझ, गाजी की उपाधि का मतलब ये है कि ये अपने आप को धर्म योद्धा घोषित कर रहा है। ये अपने आप को क्या घोषित कर रहा है? धर्म योद्धा। ये तुम्हारे को याद रखना है। देखो, एक तो इसको याद रखना, इसके अगर उपनाम की बात की जाए तो इसे शाही दरवेश कहा जाता था। शाही दरवेश, ये याद रखना। शाही दरवेश, शाही दरवेश शासक किसे कहा जाता है? शाही दरवेश। ऐसे कहते थे। दरवेश किसे कहते हैं? दरवेश क्या? नहीं, जो लोग अपना सब कुछ घर व्यार त्याग कर और इस्लाम के कानून के लिए निकल जाते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं, उसे दरवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? दरवेश। और वो बिल्कुल सादगी का जिंदगी जीते हैं। कौन सा जीवन जीते हैं? सादगी की। और दूसरा इसकी जो उपाधि थी वो थी जिंदा पीर। कौन सा पीर? जिंदा पीर। सादगी से जीवन जीने वाले को तो क्या कहते हैं? दरवेश। जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ होते वो अपना सब कुछ त्याग के, अरे एक तो आदमी के पास कुछ ही नहीं है तो वो तो क्या त्यागेगा? उसको त्यागा वही है। और एक सब कुछ है, उसको त्याग के जो सादगी से जीवन जिए उसे कहते हैं दरवेश। और जिंदा पीर की अगर बात की जाए तो जिंदा पीर उसे कहते हैं जो इस्लाम का कट्टर अनुयायी हो, उसके लिए मर भी जाए और मार भी दे। ऐसे कहते हैं कि ये जब अफगानिस्तान में एक अभियान पे गया था तो उस दौरान क्या हुआ कि नमाज का टाइम हो गया। और नमाज का टाइम जैसे होता है तो युद्ध के मैदान में ये अपने शस्त्रों को छोड़ के घोड़े से उतर के और ज़मीन पे बैठ के और नमाज अदा करने लग गए। और ये जब दृश्य सब लोग देखते हैं तो एकदम कांप उठते हैं, यार कैसा आदमी है। तो उसे कहते हैं जिंदा पीर, जिंदा पीर, जिंदा पीर। बात समझाएगा? तो दो उपाधियाँ इनकी याद रखनी, एक शाही दरवेश और दूसरी कौन सी? जिंदा पीर। अब देखो इन्होंने काम क्या क्या किए। जो पाँचों इसकी धार्मिक नीति की बात की जी, तो याद रखो सबसे पहले इसने 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाई। कौन सी प्रथा पर रोक लगाई? सती प्रथा पर। देखो अगर बात की जाए 1569 में अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अकबर ने भी लगाई थी, लेकिन सती प्रथा को पूर्णतः जो प्रतिबंधित किया था वो किसने किया था? औरंगजेब। अकबर इसे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सका था। ये आपको याद रखना। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? औरंगजेब। अब देखो 1563, यानी आज से 100 साल पहले की स्टोरी याद करो। 1563 में अकबर ने एक महत्वपूर्ण काम किया था। बताओ कौन सा कर हटाया था? तीर्थ यात्रा कर। कौन सा कर हटाया था? 63 तीर्थ। ये याद रखो। देखो मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ना आपका काम है। मैं सिर्फ यहाँ लिखा ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ। बाकी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो कोई मतलब वाली बात भी नहीं है, क्यों आते हो फिर? ठीक है। तो देखो 1563 की स्टोरी आपको वैसे याद आ जानी चाहिए। दूसरी चीज़, इसने 1668 में एक आदेश निकाला। और आदेश में राजपूतों के अलावा, किसके अलावा? राजपूतों के अलावा किसी के भी किसी भी हिंदू को घोड़े पर बैठने से क्या कर दिया? किसी भी हिंदू के घुड़सवारी पर रोक लगा दी। घुड़सवारी पर क्या लगा दी? रोक। ठीक। और 1668 में इन्होंने दूसरा फरमान जारी किया। जो दरबार था तो दरबार में होली और दीपावली जो उत्सव था उसे मनाना क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। होली और दीपावली इसे क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके सन था उसका था 1669। और 1669 में इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त आदेश जारी किया।
उस आदेश के तहत उसने क्या किया कि जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा जाए। जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको सबको तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। अब देखो इनके पिता ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, शाहजहाँ ने। लेकिन शाहजहाँ में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। शाहजहाँ ने 1631 में दिया तो उसने नवनिर्मित मंदिर, भाई मेरे समय में यानी मेरा शासक बनने के बाद में जो भी मंदिर बनाया उसको तोड़ के गिरा दो, तो उसका तो कोई गलत नहीं है। लेकिन इसने चाहे कब का भी बनाओ उसको तोड़ के गिरा दो, तो इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और हिंदू मंदिरों को जब तोड़ना इसने प्रारंभ कर दिया तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस समय हिंदू मंदिर जो मेन थे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? सोमनाथ, उसको तोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो हिंदुओं की राजधानी थी, और वो कौन सी थी? बनारस, जिसे कहते हैं काशी या वाराणसी। बात समझ आ रहे हैं? तो बनारस वाराणसी में जब मंदिरों को तोड़ा जाता है तो फिर मूर्तियां ले के लोग भागते हैं वहाँ से। गोस्वामी राधा गोविंद जी और एक राज सिंह के पास लेकर आता है। और शिहाड़ यानी जो तुम्हारा राजसमंद है, वहाँ पे नाथ द्वारा में, शिहाड़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। बात समझ आ गया? और श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ बहुत फेमस है, आरएस में कई बार पूछा जाता है। श्रीनाथ की वहाँ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाइयों के लिए। किसके लिए? पिछवाई, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं का कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिछवाई। तो ऐसी मूर्तियों को जैसे जो यहाँ से उठा के ले कहते हैं वो गोसाई लोग, वो जयपुर के राजा जयसिंह के पास आते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह इनको राधा गोविंद जी का मंदिर बनाता है। कौन सा मंदिर बनाता है? राधा गोविंद। बात समझा रही? ये गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। बात समझा रही? और वो कौन सी संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय के। ये संप्रदाय भी अलग अलग थे, तो मैं इनको थोड़ा डिटेल से बाद में, जब कभी आप राजस्थान हिस्ट्री के संत संप्रदाय पढ़ोगे या इंडियन हिस्ट्री में कहीं टॉपिक आएगा तो बताऊंगा। एक तो अगर उनकी बात की जाए, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा बता देता हूँ, आउटलाइट देता हूँ। देखो जो भक्ति के प्रारूप, हिंदू भक्ति के प्रारूप थे वो दो प्रकार के थे। भक्ति आंदोलन के कितने प्रारूप थे? दो प्रकार। एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण की अगर बात की जाए तो जहाँ मूर्ति पूजा होती थी, समझ आ गया? तो हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में 3 सगुण पूजा हुई है। एक शैव, एक शाक्त और तीसरा जो थे तुम्हारा वैष्णव। कौन था? वैष्णव। शैव, शाक्त और वैष्णव। अब अगर निर्गुण की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पंथ थे, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, तो ये 2। अब यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ तोड़ रहे थे उसमें बताया वैष्णव भी 2 थे। एक तो भगवान राम को पूजा करने वाले और एक दूसरा तुम्हारा कौन था? भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले। राम की पूजा करने वाले भी 2 थे। एक तो रामानुज संप्रदाय और एक रामानंद संप्रदाय। रामानंद और रामानुज संप्रदाय, समझाएगा? राम से नहीं है इसमें। कृष्ण की अगर पूजा की बात करी जाए तो उसमें भी 3 संप्रदाय थे। उसकी भी कितनी कोचिंग थी? 3 कोचिंग थी। एक तो वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। एक दूसरा सनक या हंस संप्रदाय, और तीसरा जो तो तुम्हारा था वो था गौड़ीय संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय, ठीक। अब वहाँ से जब मूर्तियों को तोड़ने लगते हैं, बनारस से बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, अब वहाँ की ये जो गौड़ीय संप्रदाय था प्रधान पीठ वहीं पे बनारस में, वल्लभ संप्रदाय बनारस में वल्लभाचार्य ने किया था। अब यहाँ से मूर्तियों को उठा के पुजारी बकते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय की जो मूर्ति थी वो तो राजसमंद में, कहाँ पे स्थापित करवा दी? राजसमंद। शासक कौन था? राज सिंह। कौन था? राज सिंह। मूर्ति कौन के लेके आया? गोविंद और दामोदर गोस्वामी। गोविंद गोस्वामी और दामोदर। तो इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कृष्ण के बाल रूप के, मक्खन उक्खन खाता है ना, उस रूप की पूजा होती है सिर्फ यहाँ पे। और अगर इसकी बात की जाए सनक और हंस संप्रदाय, तो इसमें कृष्ण के जो कृष्ण और के बिहारी दास की पूजा होती है। बिहारी दास यानी गृहस्थ आदमी की पूजा होती है। इसमें जो राधा होती है वो उसकी प्रेमिका के रूप में नहीं पूजी जाती, बल्कि वो पत्नी के रूप में पूजी जाती है। ये इस कोचिंग का कॉन्सेप्ट ये है। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें बाल रूप की पूजा हो रही है और इसमें किसकी हो रही है?
पत्नी के रूप में। और इस जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें राधा को प्रेमिका के रूप में पूजा जाता है। और इसकी पीठ कहाँ स्थापित कर दी गई थी? जयपुर। ये चीज़ अपना पूरा डिटेल से अपन वहाँ जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। आप वापस आ जाओ तो हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। अपना टॉपिक क्या था? हिंदू मंदिरों को तोड़ना। अब हिंदू मंदिरों में भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये उठा के, और उस टाइम औरंगजेब से लड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। तो ये सभी लोग क्या कर रहे थे कि मूर्तियाँ ले लेके और कहाँ दौड़ के आ रहे थे? राजपुताना में प्रवेश कर रहे थे। और राजपुताना के राजा इनको संरक्षण दे रहे थे। अब देखो, आप मेरा प्रतिरोध कर रहे हो, अच्छा मेरे को पता है कि आप मेरा प्रतिरोध कर रहे हो, तो फिर उसके लिए क्या करता है कि मेरे को पता है भाई अब मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन बाद में नीतियाँ ऐसी चली जाती हैं कि उनको कमज़ोर किया जाता है अपने प्रतिद्वंदियों को। समझा गया? तो किस तरीके से कैसे कमज़ोर करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। दूसरा और याद रखना, हिंदू मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, वाराणसी, सारी चीज़ डिटेल आपको याद रखनी है। अगर इसकी ओर देखो तो इन्होंने जो ईरानी परंपराएं थी, ईरानी परंपराएं जैसे झरों का दर्शन, कौन सा दर्शन? झरों का दर्शन, सिजदा, पायबोस, समझ आएगा? तुलादान, तिलक प्रथा, कलमा खुदाना, इन सभी प्रथाओं को इसने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। क्लियर? ये सारी प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? और इसके अलावा इन्होंने क्या कि एक जजिया कर का नाम सुना है? जजिया कर। तो जजिया कर इन्होंने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को क्या कर दिया? पुनः लागू कर दिया। याद रखना, इन्होंने 1684 में जजिया कर दक्कन से हटा दिया था, दक्कन वाले क्षेत्र से हटा दिया था, लेकिन पूरे क्षेत्र वैसे लागू रहा था। अब बताओ जजिया कर को हटाया किसने था? अकबर ने। कब हटाया था? 1664 में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत पढ़ो। ओह सॉरी, 1575 में, 64 में, 1564। जब तक याद नहीं हो तब तक मत, ठीक है? 75 से कुछ भी तुक्का मत लगाया करो। पढ़ाई तो तुम्हें करनी भी नहीं है, वैसे भी कुछ आता तो है नहीं, याद तो रहता नहीं, तो चुपचाप आराम से बैठे रहो। यहाँ एक भजन करना है आपको, क्योंकि आपकी मजबूरी है घर से यहाँ आना और यहाँ आके बैठ के चला जाना। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तुम इतना सा जानते हो ना, तब तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, और जितना जब पूरा जान जाओगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये वो वाली बात है। तो वैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह को भी एक बार ऐसे हुआ था। अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदो। एक बार मिर्जा राजा जयसिंह कोई 16 साल की छोरी से इश्क में बन जाता है, शादी वादी कर लेता है और उसका हरम में पड़ा रहता है। अब होता क्या है कि साहब वो बाहर ही नहीं आ रहा, हरम में दिन रात वहीं महीने 2 महीने पड़े हैं, शाही आदेश वहीं से जारी हो रहे हैं। अब राजा को कौन समझाए? तो राजा को कौन समझाए? तब बिहारी दास जी को भेजा जाता है, और बिहारी दास जी वहाँ से निकलता हुआ एक डायलॉग मारता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बदो आगे कौन है हवाल। नहीं पराग, नहीं तो अभी इसमें पराग है, नहीं मधुर मधु, नहीं अभी इसमें मीठा शहद है, नहीं विकास ही काल, नहीं अभी इसका पूर्णतः विकास हुआ है इसके अंगों का। इन छोरी की बात कर रहे हैं। अली कली ही सो बंदो, इस छोटी सी कड़ी से ऐसा बंध रहा है, आगे कौन हवाल, जब ये कड़ी फूल बन जाएगी तो तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ये डायलॉग है। वैसे मैं तुम्हारे को देख के ये कहता हूँ कि जब तुम्हारे को कुछ ही नहीं आ रहा, पढ़ाने के बाद में याद नहीं हो रहा, तभी तुम्हारे अंदर ये हाल है। तो जिस दिन याद हो जाएगा उस दिन तो तुम फिर अलग ही बन जाओगे, है ना। ये देख के याद आ जाता है कई बार, ऐतिहासिक सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ लागू हो जाता है। तो 1679 में जजिया कर पुणे। इसके अलावा इसका एक चीज़ और याद रखना, जब ये शासक बना था ना, तो शासक बनते ही इसने लगभग 82 करोड़ को मुक्त किया था। कितने करोड़ को मुक्त किया था? 82 करोड़। 82 करोड़ को मुक्त किया था, जिसमें राहदारी पानदारी है ना, ये राहदारी परिवहन शुल्क था, परिवहन शुल्क। पानदारी ये चुंगी कर था, चुंगी कर। अब चुंगी कर से याद आ गया, इसने क्या किया था 1665 में जो चुंगी कर था
वो चुंगी कर मुस्लिमों के लिए तो 2.5% कर दिया था और हिंदुओं के लिए 5% कर दिया था। लेकिन 1667 में इसने मुस्लिमों का जो चुंगी कर था वो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। ये तुम्हारे को याद है, मुस्लिमों का जो चुंगी कर, जिसे तमगा कर कह दो, तो वो उसे समाप्त कर देता। तो पानदारी, राहदारी, ये करों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? करों के। उसने 84 प्रकार के करो। हिंदुओं के प्रति कट्टर धार्मिक नीति थी, लेकिन ये याद रखना कि उसके सल्तनत, उसकी वजारत की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू वजीर ही थे, हिंदू ही शासन कर रहे थे। ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब के समय उसके कुल वजीरों में 33% हिंदू थे। कितना हिंदू थे? 33। इसके पिता के समय 22 थे। सबसे ज़्यादा इसी के समय थे। औरंगजेब सबसे ज़्यादा इसी के समय इसके वजीर हिंदू थे। वजीर, सेनापति, समझ आ गया? ओहदेदारों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यही थे। बात समझ आ गई? तो ये थी इसकी धार्मिक नीति। इसने क्या क्या रोक लगाई, क्या क्या किया, वो सभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दिख रहा है कि इधर? चलो मैं इधर चला जाता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट। एक चीज़ और देखो कि भाई इन्होंने इतनी कट्टर धार्मिक नीति जारी की थी, तो अब इसकी सुरक्षा के लिए कोई होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक अधिकारी की नियुक्ति किया था जिसका नाम था मुहतसिब। क्या नाम था? मुहतसिब। ये क्या करता था, जो जनता होती थी उसके नैतिक आचरण की क्या करता था? नैतिक आचरण का ध्यान रखता था। उसका क्या करता था? ध्यान रखता था। जो इसमें क्या किया, नैतिक आचरण की बात क्या किया, इसने शराब को प्रतिबंधित कर दिया। किसको प्रतिबंधित कर दिया? शराब को प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि शराब आदमी को बहका देता है। शराब आदमी को क्या कर देता है? बहका देता है, उल्टे सुल्टे काम कर देता है। इसके अलावा इसने जुआ को प्रतिबंधित कर दिया। किसको प्रतिबंधित कर दिया? जुआ को। इसके अलावा इसने वैश्याओं को प्रतिबंधित कर दिया। पूर्णतः प्रतिबंधित इन्हें लगाया था। इसके बाद में वैश्यावृत्ति यहाँ पे पूर्णतः रोक लग गई थी। अच्छा, 3 और चौथा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और याद रखना, इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? संगीत पर प्रतिबंध। देखो ये जो होता था ना, जो हरम होता था, हरम का मतलब वहाँ बैरबानियाँ हो गई थी, उनके बच्चे उनकी खूब वो होती थी, तो डोल वोल बजाती थी हरम में, समझ आ गया, शादी विवाह में। तो उसने संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और ये खुद अगर औरंगजेब की बात की जाए तो ये औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। औरंगजेब क्या था? स्वयं कुशल वीणा वादक था। वीणा वादक। वीणा कौन बजाती है? माता सरस्वती। कौन बजाती है? माता सरस्वती। तो कुशल वीणा वादक कौन था? ये। अब यह क्या हुआ कि जब इसने वीणा पे, इन पे जो संगीत पे प्रतिबंध लगाया तो इससे बड़े नाराज हुए। अब बच्चे कर भी क्या सकते हैं, जैसे मान लो मैं प्रतिबंध लगा दूँ तो फिर क्या करो तुम। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जब इस पे प्रतिबंध लगाया तो वीणावाद को, जो ये संगीतकार थे, वो एक नहीं थे, 2 नहीं थे, 1000 2000 हुआ करते थे दरबार में। उन्होंने जितने भी वाद्य यंत्र थे उनको इकट्ठा किया और उनका राम नाम सत्य है, मतलब उन्होंने जनाजा निकाला। उन्होंने क्या निकाला? जनाजा निकाला। किसका जनाजा निकाला? वीणाओं का नहीं, संगीत का। किसका जनाजा निकाला? संगीत का। संगीत का जनाजा निकाला और वहाँ पे खड़ा हो जाता है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब कहता है भाई जा रहे हो? के जाओ। तो उसने कहा कि इसको इतना गहरा दफना दो। उसका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा कि संगीत को इतना गहरा दफना देना कि इसकी आवाज़ बाहर ना आए, इसकी आवाज़ बाहर ना आए। ये एक प्रसिद्ध डायलॉग है जो RS में पूछ लिया था संगीत के लिए। उन्होंने कहा कि इसे इतना गहरा दफना दो, इसे इतना गहरा दफना दो कि इसकी आवाज़ बाहर ना आए, इसकी आवाज़ बाहर ना आए। बात समझ में आई? तो ये तो थे जीवन की, इसकी धार्मिक नीतियाँ। कौन सी नीति थी? धार्मिक। अब देखो इसकी दूसरी नीति थी। अब इसका राजनीतिक जीवन के बारे में अपन बात करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन धार्मिक राजनीतिक। अब अगला टॉपिक है औरंगजेब का विद्रोह। औरंगजेब का विद्रोह। अब विद्रोह की अगर बात की जाए तो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी, फिर से दोबारा रिपीटेशन करता हूँ कि जो इंसान सैद्धांतिक रूप से जितना ऊंचा होता है, जितना कट्टर होता है, वो उतनी ही ऊंचाइयों पे जाता है। उसकी कट्टर नीतियों के कारण ही जाता है। लेकिन उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके कट्टर नीतियों के कारण उसके प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ
औरंगजेब यानी पूरे मध्यकाल का पहला शासक था जिसके खिलाफ इतना भयंकर विद्रोह हुआ था। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए, समझ रहे हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी इसके बाद में दूसरा नंबर आता है विद्रोह में। बात समझ आ रही? तो विद्रोह किस किस ने, कैसे कैसे और किस किस कारणों से किया, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, अब आपने ये बताओ, विद्रोह नीचे से चले कि ऊपर से चले? नीचे से चलते हैं। ठीक है साहब। तो पहला जो विद्रोह हुआ वो नीचे यानी यहाँ पे दक्कन में, और इसे कहते हैं ओरछा। कौन सा छा? ओरछा, यानी बुंदेला। बुंदेला का शासक ना है? बुंदेला का शासक कौन था? वेरी गुड। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अकबर की जब मृत्यु होती है उस समय जहांगीर लगभग विद्रोह कर देता है, और उसको समझाने के लिए कौन जाता है? अबुल फजल जाता है। और अबुल फजल जब उसे समझाने जाता है तो बुंदेला का शासक वीर बुंदेला, कौन सा बुंदेला? वीर बुंदेला, अबुल फजल की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? अबुल फजल। क्लियर? ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो ओरछा ने पहला जो विद्रोह किया था वो 1661 में हुआ, और वो ओरछा के शासक ने किया, बुंदेला के शासक ने किया। और बुंदेला का उस टाइम शासक था ओरछा। कौन था? ओरछा। छत्र सिंह जिसका अपन नाम है। ठीक। अब छत्र सिंह जो विद्रोह करता है, यो क्यों करता है, इसका कारण क्या था? इसके पिता का नाम था चंपत राय। कौन सा राय? चंपत राय। और चंपत राय ने उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ। और इसने बहुत सा निर्माण कार्य करवाया, बहुत सी चीजें करवाई। तो इसने क्या किया कि चंपत राय बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, और इसने मंदिर बनाना प्रारंभ कर दिए। और जब ये मंदिर बनाना प्रारंभ कर रहा था तो इसके ऊपर औरंगजेब दबाव डाल रहा था कि आप किसी नए मंदिर का निर्माण मत करो, क्योंकि नए मंदिर का निर्माण करना यानी मैं उसको तोड़ूंगा। तो जब इस बात को लेकर दोनों के बीच रस्साकसी चल रही थी, भाई औरंगजेब से तो क्या चलेगी, उसके सैनिक तोड़ने आ रहे थे और वो तोड़ने नहीं दे रहा था। औरंगजेब के पास शिकायतें जा रही थी, औरंगजेब और इनके मध्य क्या बढ़ रहा था? एक गैप बढ़ता जा रहा था। और याद रखना, जो 1669 में बनारस फरमान जारी किया था, बनारस फरमान के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े गए, और हिंदू मंदिरों में 3 प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए थे। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में तोड़े गए थे, लेकिन 3 प्रसिद्ध मंदिर थे। एक तो था तुम्हारे बनारस या वाराणसी का, क्या नाम था? विश्वनाथ जी। कौन सा नाथ जी? विश्वनाथ जी। ठीक। और एक तुम्हारा था मथुरा का, जिसका नाम था केशवनाथ जी। कौन सा नाथ जी? केशवनाथ। और एक था तुम्हारा गुजरात का, और उसका नाम था सोमनाथ। और तो खूब मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन ये 3 प्रसिद्ध मंदिर थे। और ये जो मथुरा का केशवनाथ जी का मंदिर था, उसका निर्माण किसने कराया था? छत्र सिंह ने। किसने करवाया था? छत्र सिंह। छत्र सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण कराया, और इसको जब औरंगजेब ने तोड़ दिया तो दोनों के बीच जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो गई। ये दुश्मनी 1705 में, यानी जब औरंगजेब मरता है उससे पहले संधि समझौता करके और उनको इस दुश्मनी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन छत्र सिंह बुंदेला इसे समाप्त नहीं करता है। 1731 में जब छत्र सिंह बुंदेला की मृत्यु होती है, इसके साम्राज्य 5 भागों में टूटता है, तभी जाके ये दुश्मनी समाप्त होती है। तो ये लड़ाई लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। उसके अधीन था लेकिन विद्रोह कर रहा था। अधीन तो था लेकिन विद्रोह कर रहा था। ये दक्षिण के अभियानों में इसके साथ गया था, लेकिन विद्रोह कर रहा था। तो पहला विद्रोह दक्षिण से चल लो। क्लियर? अब देखो, दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, इधर है तुम्हारा मारवाड़। कौन सा वाड़? मारवाड़। इधर है तुम्हारा आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। ठीक। तो दूसरा आप देख लो, नीचे से चल रहे हैं, तो इधर मारवाड़ करोगे, आगरा मथुरा करोगे? आगरा मथुरा देख लो। तो दूसरा विद्रोह वही 1661 में आगरा में किया जाता है, और आगरा और मथुरा के जमींदार द्वारा किया जाता है।
और वहाँ एक जमींदार था और उसका नाम था गोकुला। क्या नाम था? गोकुला। गोकुला जमींदार के द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है। ये जाट जमींदार था और इसे जाटों का विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाट विद्रोह। जाट विद्रोह। और इन जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ झंडा उठा दिया। तो अब देखो, जाट मरो तब जानिए जब 13वीं पूरी हो। जब 13 दिन पूरे हो जाए तभी जाट को मरा हुआ जानना चाहिए। गोकुला जो जमींदार था उसको पकड़ के इसके सूबेदार ने इसे गिरफ्तार किया और उसकी हत्या करवा दी। अब गोकुला खुमार की जैसे हत्या करवाता है तो उसकी जगह पे दूसरा इसका जो बेटा बैठता उसका नाम था राजा राम। कौन सा राम? राजा राम। राजा राम। और राजा राम जो बनता है तो राजा राम क्या करता है? बड़ा गुस्सा आता है। तो राजा राम क्या करता है? जो उसका मकबरा था ना अकबर का, सिकंदरा में अकबर के मकबरे से हड्डियों को निकाल के और जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। मतलब क्या हुआ? उसने खुले में चैलेंज कर दिया, किले में कर दिया, पाड़ ले तू कहीं पाड़े। बात समझो उसको। क्योंकि इस्लाम में जो आदमी होता है ना उसको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और इसने क्या किया? जला दिया। बात समझ आ रही? राजा राम के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया और राजा राम को पकड़ा के और इसको भी मार दिया गया। इसके बाद में चूड़ामन, फिर उसके बाद में बदन सिंह, फिर उसके बाद में तुम्हारा सूरजमल। ठीक है, तो ये विद्रोह चलता रहता है। तो जाटों का ये विद्रोह था। सूरजमल तो बाद की बात है, बदन सिंह से समझौता कर लिया था चूड़ामन से। बदन सिंह का भतीजा था चूड़ामन। ठीक है, तो बदन सिंह और चूड़ामन, तो इससे समझौता करके मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे ब्रज की जागीर दे दी थी। समझौता कर करा के इसका मामले को शांत करवा दिया था। तो ये जयसिंह भी बहुत काम आया था औरंगजेब के। अगर जयसिंह ना होता ना तो याद रखो ये तो सारा शाप हो गया होता पत्ता। ये बहुत अच्छा। तो दूसरा विद्रोह जाटों का विद्रोह। तीसरा विद्रोह देखो, तीसरा विद्रोह यहाँ मारवाड़ देख ले अपन। अच्छा, आगरा में एक और विद्रोह देख लो, मारवाड़ देख लो, मारवाड़ देख लो या आगरा में देख लो। तीसरा जो विद्रोह किया था वो 1678 में किया गया था। और 1678 में होता क्या है कि मारवाड़ का शासक था और उसका नाम था जसवंत सिंह। कौन सा सिंह? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था। जसवंत सिंह के बारे में ये बताया था कि इसने धर्मत के युद्ध का नेतृत्व किया था। धर्मत के युद्ध का क्या किया था? नेतृत्व किया। और हार गया था औरंगजेब से। और पिट के जब वहां पे गया था उदयपुरी महारानी ने क्या कर लिया था? गेट। बात समझ आएगी? ये पिछले एपिसोड में हमने बता दिया था। तो जसवंत सिंह को ये बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल ही नहीं चाहता। लेकिन याद रहो, अगर ताकतवर आदमी रहेगा तो उसके लिए ऐसे फैसले नहीं ले जाते थे जो उसको मानना पड़ता था मजबूरन। तो ये जब तक जीवित रहा, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके बदले समझौता करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या करवा दिया? समझौता करा दिया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन इसके बावजूद भी इसने इसको माफ नहीं किया और इसको कभी पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान यहाँ भेजता रहता था। तो यहाँ इसमें की जमरूद में मृत्यु हो जाती है। ये अमरूद नहीं है, क्या है? जमरूद। और जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब इसके कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। अब जब इसके जीवित उत्तराधिकारी नहीं था तो इसकी पत्नियों को इनको जब लेके आया जाता है तो रास्ते में एक पत्नी को उल्टी होती है, बोला कि जी तो गर्भ से, और पता लग जाता है। औरंगजेब कहता है आप, वो आ रही थी इधर अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गई, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया औरंगजेब ने, आप सीधी यहीं पे आ जाओ, अच्छी देखभाल करेंगे। और औरंगजेब इनको वहीं बुला लेता है और इनको बुलाकर और नज़रबंद कर देता है। 9 महीने बाद में अब तुम्हारे इसके औरंगजेब के बच्चे होते हैं। उनका नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह को अब वो मुसलमान बनाना चाहता था और उसको राज्य नहीं देना चाहता था। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब उसने कहा था आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। किसका दरवाज़ा टूट गया? कुफर का दरवाज़ा टूट गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी। कुफर का मतलब क्या होता है? धर्म विरोधी।
तो इस धर्म विरोधी का क्या हो गया, दरवाजा टूट गया, मर गया, राम नाम सत्य हो गया। समझ आया क्या? इसकी मृत्यु पर यह कहा था। जबकि इसकी घरवाली नवाब बाई, अच्छा वो नादिरा बेगम जो थी ना, उसका नाम है नवाब बाई। कौन सी बाई? नवाब बाई। जो दूसरे नंबर की थी मुअज्जम की माँ, तो उसने कहा था कि आज सब दीपक बुझा दो, रोशनी समाप्त कर दो, क्योंकि आज मुगल सल्तनत का सबसे अच्छा स्तंभ टूट गया। समझ आएगा? उसने तो ये कहा था, और जबकि इसने ये कहा था, बात समझ में आ गई क्यों कहा होगा? क्योंकि इसके संबंध जसवंत सिंह से क्या थे? अच्छे थे। बेगम जो हुआ करती थी वो अब क्या करती थी, जो वजीर होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति, सिपाही सलार, उनसे अच्छा संबंध रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगले इस पति के मरते ही एक युद्ध होगा उत्तराधिकार, और उसमें अगर जितनी रानियों के अच्छे संबंध होंगे वो वजीर, सेनापति उसके बेटे का ही पक्ष लेंगे। बात समझ आ रही है? तो उसके बेटे का ही पक्ष लेंगे। तो नवाब बाई ने यह कहा था, ये कश्मीर की थी, और इसके बेटे का नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम जो किस नाम से शासक बना था? बहादुर से। तो दोनों बात समझ में आ गई। तो मारवाड़ के जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र अजीत सिंह को शासक नहीं बनाता है, अजीत सिंह को शासक ही नहीं बनाता है। जबकि इसकी जगह क्या करता है? जसवंत सिंह का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था अमर सिंह। कौन सा सिंह? अमर सिंह। अमर सिंह खतरनाक शासक रहा है। राजस्थान की हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, 1644 में मथुरे की राड़ लड़ ली थी इसने, मथुरे के लिए युद्ध कर लिया था। कैसे कैसे जाखनिया गांव में राजस्थान हिस्ट्री में अच्छा से पढ़ेंगे। तो अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को शासक बना दिया। किसको बना दिया? इंद्र सिंह को। और जब इसको शासक बना दिया तो इस अजीत सिंह को बहुत चालाकी से यहाँ का इसका एक सेनापति था जिसका नाम था दुर्गा दास, और दुर्गा दास को मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है। यूलिसेस बहुत खतरनाक योद्धा है। दुर्गा दास इसे यहाँ से निकाल के लेके जाता है, कैसे कैसे वाघेली, इसके अलावा मुकुंदास खींची, ये इसका सहयोग करते हैं, कैसे कैसे ले जाता है और कैसे कैसे वापस बनाता है, क्या क्या समझौता होता है। तो ये एक विद्रोह हमेशा के लिए बन जाता है। क्योंकि अगर राजस्थान की बात की जाए, ये नक्शा भारत का है और ये राजस्थान का है, वही चौकुटा वो है, वही चौकुटा ये है। तो राजस्थान की बात की जाए तो उस टाइम राजस्थान की 3 बड़ी शक्तियाँ थी। एक थी मारवाड़, दूसरी थी आमेर और तीसरी थी मेवाड़। तो देखो यहाँ मारवाड़ की अगर बात की जाए तो मारवाड़ के जो शासक थे इनके खिलाफ बगावतें कर चुके थे। क्यों? क्योंकि इनके साथ अन्याय हो गया था। और दूसरा देखो, दूसरा कौन था? मेवाड़। कौन था? मेवाड़। और मेवाड़ का राजा था राज सिंह। कौन था? राज सिंह। और राज सिंह 1679 में औरंगजेब के खिलाफ तब हो जाता है जब औरंगजेब ने क्या लगा दिया? जजिया कर। और ये जो इस जसवंत सिंह की एक घरवाली थी वो इसकी बहन थी। इसकी क्या थी? बहन थी। बात समझ आ रही? तो इसके भांजों के साथ अन्याय हो रहा था, तो इसलिए ये भी विद्रोह कर देता है, ये भी इसके खिलाफ बगावत कर देता है और ये खूब खिला। तो देखो इसके हाथ से एक तो मेवाड़ ने विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया? मारवाड़ ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब इसके साथ केवल और केवल कौन खड़ा है? आमेर। जबकि मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 राजपूतों में 2 शक्तियां एक जगह हो जाएंगी तो वो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। बात समझ आएगी? क्योंकि बड़े कुवतदार थे। तो ये तीसरा विद्रोह देखो, पहला विद्रोह जो तो किसने किया था? ओरछा छत्र सिंह बुंदेला के शासक ने। दूसरा जाटों का विद्रोह। तीसरा राजपूताना विद्रोह कह दो, मारवाड़ का और मेवाड़। समझ आएगा? तीसरा। चौथे विद्रोह की बात की जाए तो साहब चौथा विद्रोह इसके खुद के शहजादे ने किया और उसका नाम था, क्या नाम था? अकबर। क्या नाम था? अकबर। मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह का प्रारंभ किया नाडोल। नाडोल कहाँ है? पाली में। जब ये इसको भगा के लेके आ जाता है, किसको? अजीत सिंह को। और जब इस बात का पता लगता है भाई यहाँ पे नकली अजीत सिंह है, असली को तो ले गया, तो इसका पीछा करते हुए औरंगजेब आता है और इसके साथ ही कौन आ जाता है? इसका बेटा अकबर। अब दुर्गादास राठौड़ दोनों बाप बेटों के अंदर फूट डाल देता है और वो कहता है छोरा देख, तुम्हारी साथ दे लो तो तुम राजा बना देला, क्योंकि तेरे बाप के खिलाफ तो ये भी खिलाफ है, ये भी खिलाफ है। जो दो जिसके साथ रहेंगे वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। और छोरा झांसे में आ गया। छोरा किस में आ गया? झांसे में। और झांसे में आके उसने विद्रोह
कर दी। और याद रखना, जब इस झांसे में आके विद्रोह करता है तो बहुतों का सिर कटाता है। एक बगावती बहुत बगावतियों का सर कटाता है, ये हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि वो खुद बगावती, हर जगह इसके अंदर बगावत की बू डालता है। अब यहाँ से कहाँ चलता है, देखो यहाँ से किस किस का सर कटाता है। पहले तो किसके पास गया? दुर्गादास राठौड़ के। दुर्गादास राठौड़ के पास अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के चला जाता है। फिर इसके बाद में इसने संबंध बनाया अपनी बहन जेबुन्निसा। कौन सी निस्सा से? जेबुन्निसा। और जब औरंगजेब को पता लगता है कि अपनी छोरी लेटर डाल रही है अपने भाई को, तो उसको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। फिर इसके बाद में भाग के जाता है दक्षिण में, और दक्षिण में चला जाता है संभाजी के पास। कौन से? किसके पास? संभाजी के पास। अच्छा, अब अभी मैं दक्षिण का भी बताऊंगा, संभाजी। और संभाजी की भी हत्या कर देता है कौन? औरंगजेब। ये पूरा बहुत से लोगों को मरवाए गए। जहाँ जहाँ जाएगा लास्ट में फारस में बग जाएगा, समझ आएगा? तो जहाँ जहाँ बगावती जाते हैं तो वहाँ सर कटवाते हैं, और संभाजी इनका मराठों का और संघर्ष शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इसने शुरुआत की। फिर इसके बाद में ये कहाँ पे चला गया? दक्कन चला गया, और लास्ट में कहाँ भाग गया? फारस भाग। तो ये चौथा विद्रोह। अब देखो, अपन ने यहाँ भी देख लिया, ओरछा देख लिया, मारवाड़ देख लिया, आगरा देख लिया, आगरा और नाडोल देख लिया। इसके बाद में जो अगला विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1672 में, और वो हुआ था सतनामियों का। कौन से नामियों का? सतनाम विद्रोह। सतनाम विद्रोह। और छोरो इसमें याद रखना, अपने राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू जी को। किसको कहा जाता है? संत दादू जी। संत दादू जी की अगर बात की जाए तो संत दादू जी ने राजस्थान के अंदर जो निर्गुण भक्ति आंदोलन चलाया, निर्गुण आंदोलन चलाया था। मैंने भक्ति आंदोलन दो प्रकार के बताया, एक तो सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण का इन्होंने प्रचलन किया था। तो निर्गुण भक्ति आंदोलन चलाया था। तो इसके 52 शिष्य थे। इसकी कोचिंग में पहली बार में कितनों का सिलेक्शन हुआ था? 52 छोरों का सिलेक्शन हुआ था। उन 52 छोरों को 52 थांबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 थांबा कहा जाता है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके कोचिंग के 4 टुकड़े हो गए। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके कोचिंग के कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हुए। और उन 4 टुकड़ों में, संत दादू जी के 4 टुकड़ों में एक तो था खालसा। तो समझ में आ गया? जो उसकी मेन कोचिंग थी, मेन ब्रांच थी। और वो तो थी तुम्हारी नरेना। और नरेना कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। ये तो मेन कोचिंग थी। दूसरी थी नागा। कौन से? नागा। और नागा जो वो चलाया था संत सुंदरदास जी ने। किसने चलाया था? संत सुंदरदास जी ने। हथियार बंद रहते थे, खतरनाक किस्म के आदमी थे, और ये पकड़ के किसी को भी मार देते थे, कूट देते थे, वो कर देते। और नागा। और तीसरी थी वैरागी। कौन सी घी? वैरागी। ये तो बस अपनी अपनी गुफाओं में चले गए, अपना अपना ज्ञान प्राप्त करने लगे, जैसे गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसको तो चला रहा था गरीबदास। कौन सा दास? गरीबदास के बाद में मिस्किन दास चलाया था। इसको इन्होंने गोद लिया था। किसने? संत दादू जी ने। मिस्किन दास। बात समझ आ रही है? अब संत सुंदर दास हो गया। तीसरा हो गया कौन सा? वैरागी। और चौथी जो शाखा थी उसका नाम था उत्तरादे। कौन सी दे? उत्तरादे। और उत्तरादे जो शाखा थी उसका मतलब वो उत्तर दिशा में चले गए। राजस्थान के उत्तर दिशा में क्या पड़ता है? हरियाणा। क्या पड़ता है? हरियाणा। और हरियाणा में जाके ये सतनामी कहलाए। क्या कहलाए? सतनामी। याद रखना, जब दादूपंथी जो होते हैं वो अपना अभिवादन, जैसे अपने कहते हैं राम राम भाई, और कहते हैं हर हर महादेव नमस्कार, वैसे ही उनका जो वो है, जो लोगो है अभिवादन का, वो है सत्यराम। क्या है? सत्यराम या सतनाम। तो सतनामियों ने विद्रोह किया था, जो दादू जी को, कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। और इन्होंने इतना जबरदस्त विद्रोह किया कि औरंगजेब के परखचड़े उड़ा दिए। बात समझ आ रही? विद्रोह की एक बड़ी पृष्ठभूमि होती है। विद्रोह चाहे कितनी बड़ी ताकतवर आदमी सल्तनत के खिलाफ किया जाए, विद्रोह उसकी नींव को कमजोर और खोखला करता है। याद रखना, विद्रोह चाहे आप कितने ताकतवर हो, दुनिया के तमाम बादशाह अगर कहीं गिरे हैं तो उनके विद्रोहियों की वजह से गिरे हैं। जहाँ सुराख होता ना, चाहे हल्का सा सुराख हो जाए, वो इमारत जरूर उसकी एक कमी हो जाती है हल्के से सुराख में। और वो सतनामी, ये जाट, ये मेवाड़, ये उसके सुराख थे जिन्होंने मुगल सल्तनत को कमजोर किया। तो सतनामी विद्रोह समझ में आ गया? सतनामी कौन थे? संत दादू जी के जो उत्तरादे शाखा थी उसके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? सतनाम। बात समझ आ गई?
देखो ये राजस्थानी स्ट्रीम में मैं इनको डिटेल से और पढ़ाऊंगा, संत दादू जी जब आप मेरे पास पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो जीवन की शुरुआत की है। अपन जो पढ़ा रहे हैं तो जीवन की शुरुआत है। जितना आप पढ़ोगे तब आप देखोगे कि उसमें 500 किताबों का नाम और आता है, तो आप देखते हो ये तो नाम ही नहीं सुना। फिर और पढ़ते हो, फिर 500 किताबों का नाम आता है, फिर ये तो कुछ ही नहीं पढ़ा। तो जितना आप पढ़ते हो उतना आदमी कमज़ोर बनता जाता है, और जितना कुछ नहीं जानता उतना ही क्या बनता है, ताकतवर बनता जाता है। क्यों पार देंगे अपन तो वैसे टेंशन वाली बात है नहीं। तो सतनाम विद्रोह समझ में आ गया। अब देखो और अच्छा एमपी से अपन चलें, एमपी से जाके कहाँ चले गए, राजस्थान में, राजस्थान से कहाँ चले गए, यूपी में, और यूपी से कहाँ चले गए तुम्हारा हरियाणा। कौन सा हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा से ऊपर चले जाओ तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, पंजाब। और पंजाब में किसका विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सिख विद्रोह। और सिख विद्रोह की बात की जाए तो सिख विद्रोह के दौरान औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई, इसने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया। और सिखों के जब 90 गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया तो इस बात से तेग बहादुर का यहाँ पे दिल्ली में कटवाया था। कहाँ पे कटवाया था, दिल्ली में। और दिल्ली में सिखों ने उसकी राजधानी के अंदर ही जहाँ उसका सर कटाया था वहीं शीशगंज बना दिया। क्या बना दिया, शीशगंज। शीशगंज, शीश यानी सर का, गंज यानी मक, समझा गया, शीशगंज। शीशगंज कहाँ पे है, दिल्ली में। किसके ऊपर है, गुरु तेग बहादुर के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में जो 10वां गुरु होता है, गुरु गोविंद सिंह। कौन आता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अपनी पूरी सेना को इकट्ठी करता है और खालसा घोषित कर देता है। कौन होता है, गुरु गोविंद सिंह, और अपना सेंटर चेंज कर लेता है। और गुरु गोविंद सिंह अपना सेंटर चेंज करके बना लेता है आनंदपुर साहिबा। कहाँ कर लेता है, आनंदपुर साहिबा को अपना सेंटर बना लेता है। और 1699 में इसने खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब ये समझ लेना कि ये भूमि सबकी हो गई। अब इसके बाद में कोई गुरु पैदा नहीं होगा, गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई, गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था इसने। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक उससे लड़ता रहता है, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसके बेटों में जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें इसने मुअज्जम का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया, मुअज्जम। और मुअज्जम का पक्ष लेके वो लड़ने जब जाता है रावी नदी के तट पर, उसका एक अफगान ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी थी। तो सिखों का विद्रोह शुरू हो गया। किसका विद्रोह शुरू हो गया, सिखों का। और लास्ट तुम्हें याद रखना है, एक विद्रोह और हुआ था और उसका नाम था अफगान विद्रोह। कौन सा विद्रोह, अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अफगान विद्रोह। तो इसके जीवन में इसकी जो पूरी सल्तनत थी वो एक तरीके से कमज़ोर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। और इसके बाद में उसके जो सैन्य अभियान है उस पर भी अपन नज़रसानी करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो अभियान बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना। ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में एक तो दक्कन में अभियान करेगा, एक बंगाल वाला और एक अफगान वाला। ये तीन अभियान थे, तीनों दिशाओं में उसने कर दिए थे। तो एक तो अफगान अभियान तो मैंने आपको अभी बता दिया, अफगान अभियान। अफगान अभियान याद रखना 1667 में यहाँ पे एक भागू नाम का आदमी था, भागू। और भागू ने क्या किया, एक आदमी को चढ़ा दिया, मोहम्मद शाह को। किसको चढ़ा दिया, मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह को तो उसने क्या घोषित कर दिया, बादशाह। क्या घोषित कर दिया, बादशाह। और इसको खुद को क्या घोषित कर लिया, वजीर, मैं तेरा वजीर हूँ। और इसको दबाने के लिए मुगल सूबेदार जाता है जिसका नाम था, क्या था, आमिर खान। क्या था, आमिर खान। आमिर खान इसको विद्रोह को दबा देता है, शांत कर देता है। लेकिन 1672 में एक बार पुनः अफगानिस्तान में विद्रोह उठता है और इस जो इसको अफगान इसका नेतृत्व करता है वो आफरीदी सरदार था। आफरीदी सरदार, ये आफरीदी है ना जो कबीला है अफगानिस्तान में, शायद आफरीदी का नाम सुना, आफरीदी ये कबीला है। तो आफरीदी सरदार था जिसका नाम था आकमल खान।
और कमल खान ने विद्रोह किया, खुद को सुल्तान घोषित किया, खुद के नाम से खुतबा पढ़वाया और खुतबा पढ़वा के खुद को अपने आप को क्या घोषित कर लिया, शासक घोषित कर लिया। और 1675 में इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं औरंगजेब जाता है। कौन जाता है? स्वयं औरंगजेब जाता है। तो इस प्रकार इसने वहाँ पे उनको पराजित किया और सत्ता पुनः स्थापित कर दी। तो एक विद्रोह तो इस प्रकार इसने शांत कर दिया था। अफगानिस्तान तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देख लो बंगाल। फिर अपन दक्कन का पढ़ेंगे, दक्कन थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसको लास्ट में देख लेंगे। अगर दूसरा दक्कन की बात की जाए, बंगाल की, तो बंगाल में इसने क्या किया, 1660 में इसने मीर जुमला को यहाँ वो कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ का बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया। मीर जुमला तुम्हारी याद आ गया होगा। मीर जुमला कहाँ का था? गोलकुंडा का। कहाँ का था? गोलकुंडा का। और ये वैसे मूलतः फारस का था। कहाँ का था? फारस यानी ईरान का। और इसने गोलकुंडा में मीर जुमला ने क्या दिया था? कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा दिया था? कोहिनूर हीरा। और इसका चाचा नादिर शाह वापस इसको ले गया था। नादिर शाह उस हीरे को पहले तो तख्ते ताउस में चढ़ा दिया, और नादिर शाह आया और तख्ते ताउस को और कोहिनूर हीरो को दोनों के पाड़ के ले गया। ये याद रखना। अपने चाचा ये मलबला के यार वो मीर जुमले तो ले जाओ, हमारा बड़ा सुई तो मैं तो ले जाऊँ भाई, हमारे भी सामान ले जा। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन से लेके गया। तो मीर जुमला बड़ा खतरनाक आदमी था। तो इधर इसने जो था गोलकुंडा था, वहाँ से संधि हो गई थी, अभी मिलाया नहीं था। क्या हुई थी? संधि हुई थी, तो मिलाया नहीं है यहाँ पे, ऐसे याद रखना। अब साहब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है मीर जुमला बड़ा खतरनाक आदमी था, और मीर जुमला ने उस टाइम 2 विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से, एक तो इसने कूच बिहार को जीता। किसको जीता? कूच बिहार, ठीक। कूच बिहार के राजा को जीत के उसकी वो मान सिंह जीत के लाया था। वो कहानी आपको पहले बता चुका मैं। कूच बिहार के अलावा यहाँ पे जो आसाम है और ये वाला जो 7 सिस्टर्स हैं, उसमें एक प्रजाति है जिसे कहते हैं अहोम जनजाति का विद्रोह हुआ था। और अहोम जनजाति के विद्रोह को इसने बुरी तरीके से दबाया। अहोम जाति के विद्रोह को दबाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मीर जुमला की। किसकी मृत्यु हो जाती है? मीर जुमला की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में यहाँ पे बंगाल में शाइस्ता खान को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा जी। तो औरंगजेब का मामा जी यहाँ 30 साल तक जब तक मरता है तब तक यहीं पे आराम से रहता है। शाइस्ता खान पहले वहाँ पिट के आ चुका था। कहाँ पे? दक्कन में। वो अभी स्टोरी देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं दक्कन। कौन सा विद्रोह? दक्कन का विद्रोह। अब देखो दक्कन के विद्रोह की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साहब 1638 से लेकर 1644 तक जो औरंगजेब था वो दक्कन का क्या रहा था? गवर्नर रहा था। क्या रहा था? दक्कन का गवर्नर। और दक्कन का गवर्नर रहा था। उसी टाइम उसकी बहन आत्महत्या कर लेती है जल के, और अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए, जवान आरा से मिलने को औरंगजेब कहाँ पे आ जाता है? दिल्ली में। और जब दिल्ली में आ जाता है तो इस बात से उसका पिता बड़ा नाराज होता है और उसका डिमोशन करके कहाँ डाल देता है? गुजरात में। बात समझ आएगी? फिर उसके बाद में उसे वहाँ के अभियान में लेके जाता है, अफगानिस्तान कंधार के अभियान में लेके जाता है। और फिर 1652 में उसे पुणे कहाँ भेज देता है? दक्कन में भेज देता है। और जब दक्कन में भेज देता है तो इसके साथ कौन था? मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का टोडरमल। ये स्थिति तो इसके शासक बनने से पहले थी। ये स्थिति तो क्या थी? इसके शासक बनने से पहले। अब देखो शासक बनने के बाद में क्या होता है? शासक बनने के बाद में अगर दक्कन की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी शक्ति बन के ऊपर गए थे। कौन से? मराठा। कौन बन गए थे? मराठा। और मराठाओं की अगर बात की जाए तो मराठाओं में पहले तो था तुम्हारा शिवाजी। कौन सा वाजी? शिवाजी। और शिवाजी तुम्हें याद रखना है 1640 से 80। 1640 से कब तक रहा था? 80 तक। और इतना भयंकर कोहराम मचा रहा था कि पूछो मत। और एक गोलकुंडा, ये इन्होंने क्या किया था? 2 राज्यों से पहले संधि कर ली थी। कौन कौन से कर ली थी? गोलकुंडा और एक तुम्हारा अहमदनगर था ही, अहमदनगर, और एक था बीजापुर। क्या था? बीजापुर। इन सब से संधि कर ली थी। अब इनकी सुरक्षा का दायित्व किसका था? मुगलों का। किसका था? मुगलों का। और मराठे यहाँ पे आक्रमण करते थे, लूट के लेके चले जाते थे। तो बड़ी मुश्किल हालात हो रहे थे। तो ऐसे हालात में शिवाजी के बाद में आता है तुम्हारा कौन सा? संभाजी। कौन आता है? संभाजी।
और ये 1680 से ये 89 तक रहा। और 89 में संगमपुर के युद्ध में ये मारा जाता है। संगमपुर का युद्ध, संगमपुर के युद्ध में संभाजी और इसका एक राजकवि था जिसका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। ये दोनों को पकड़ा लिया जाता है और औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। संभाजी के बाद में इनका भाई बना जिसका नाम था राजा राम। कौन सा राम? राजा राम। 1689 से लेकर 1700 तक चलता है और औरंगजेब से संघर्ष करते हुए ये भी मारा जाता है। और राजा राम के बाद में इसकी घरवाली बनती है, इसकी विधवा, जिसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और 1700 से लेके 1707 तक ये ताराबाई का तुम्हारे को याद रखना है। तो ये इस प्रकार सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, और ये इसके मुकाबिल खड़े थे लोग और इससे लगातार विद्रोह कर रहे थे दक्कन में। अब ये क्या करता है औरंगजेब बड़ा गुस्सा में होता है कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो शिवाजी, अब शिवाजी तो क्या क्या कांड करता है वो भी तुम देख लो। पहले शिवाजी दक्कन को बुरी तरीके से लूट रहा था, भयंकर तरीके से। लगभग 42-52 किलो को इसने जीत लिया, हर किलो को तेजी से। अब इसकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी औरंगजेब डरेगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने मामा जी को भेज दिया। इसने सबसे पहले किसको भेजा? अपने मामा जी को भेजा। और मामा जी का क्या नाम था? शाइस्ता खान। कौन सा खान? शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान ने भयंकर आक्रमण किया और पूना पर आक्रमण करके पुणे को जीत लिया। पुणे इसका केंद्र था शिवाजी का, शिवाजी की राजधानी थी। और पुणे को जीतकर और वहाँ पे रहने लग गया। अब शाइस्ता खान आराम से रंगरेलियाँ मना रहा था। और 1663 में क्या किया? रात को सोते समय शिवाजी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान की 3 अंगुलियाँ कट गई। कितनी अंगुलियाँ कट गई? 3 अंगुलियाँ। और एक छोरा मारा गया, इसका एक छोरा मारा गया, मोहम्मद शाह। और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग के आया और 1663 में भाग के आ जाता है। अब जब ये भाग के, याद रखना, अब औरंगजेब के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। याद रखना उसके सारे विद्रोह को, अगर मिर्जा राजा जयसिंह ना होता ना, अगर वो भी बगावत कर बैठता तो औरंगजेब के पत्ते कब के कट जाते। समझा क्या? जाटों का विद्रोह किसने दबाया? मिर्जा राजा जयसिंह। समझा क्या? बहुत से विद्रोह का मिर्जा राजा जयसिंह दबाता है और उसका बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। तो साहब अब इसको भेजा जाता है, किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। और मिर्जा राजा जयसिंह ने वापस पुणे पर अधिकार कर लिया। और पुणे पर अधिकार करके इसको चारों तरफ से किसको घेर लिया? शिवाजी को चारों तरफ घेर लिया। शिवाजी अंदर बैठा है कि अपन अंदर चलेंगे नहीं, वो खुद बाहर आएगा। और शिवाजी खुद चल के आता है। और 21 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर के किले में होते हैं, इसलिए कौन सी संधि कहलाती है? पुरंदर। पुरंदर कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझा क्या? पुरंदर की संधि पुरंदर में ही है, 21 जून में। और जब ये संधि होती थे उस टाइम वहाँ पे उपस्थित था बर्नियर। कौन उपस्थित था? बर्नियर। ये बर्नियर तो हर कड़े पूछ जाए जिसको काम तिलवा कोई छो। बात समझाएगा? जब दारा सिखों को फांसी दे रहे हो तब भी वहाँ पहुँच गया। बात समझे? तो बर्नियर वहाँ उपस्थित था। अब इसको पकड़ के और वहाँ लाया जाता है, कहाँ पे? आगरा के किले में। और इसके पास पेश किया जाता है औरंगजेब के पास। और 1666 में शिवाजी को किसके सामने पेश किया जाता है? औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब उसको पीछा खड़ा कर देता है। और औरंगजेब जब उसको पीछा खड़ा कर देता है, अपने मामा जी शाइस्ता खान को आगे खड़ा कर रखे रखता है। और वो कहता है, अड़ीन देख जर पाया प्रभु, देखो और तू मेरा आगे क्या खड़ो जाए, तू तो मेरे को पिट रहा है। जो वहाँ नियम होता था, मनसबदारी व्यवस्था होती थी, जो ज़्यादा मनसबदार होता था वो आगे खड़े की तरफ खड़ा रहता था, छोटा मनसबदार पीछे की तरफ खड़ा। तो अब सोचो भाई, ये छोरा खतरनाक है और इसको मैं वहाँ कोने में बैठा हूँ तो कैसे बैठेगा? खतरनाक तो आगे आएगा ना। तो उसने बड़ी बेइज्जती होगी उसकी। तो वो दरबार में से निकल के चला गया कि मैं तो कुल्लू क्लास कुल्लू जा रही हूँ, मैं तो तेरा जाएगा खूब मास्टर देखो तो। यहाँ से उठ के चल दिया। अब बेइज्जती हो गई किसकी? औरंगजेब की। किसकी बेइज्जती होगी? औरंगजेब की सल्तनत में से कोई चला गया। लेकिन अब वो क्या करेगा? पकड़ लिया इनके मारनू चाहिए। लेकिन जयसिंह उनको रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि जयसिंह उसको वचन दे के लाया था, भाई तो अपना भाई है, तो एक बार जाके मिल ले, संधि उंधी कर ले, कोई मामला सेट करा दूंगा मैं, टेंशन मत ले। और इधर मामला गड़बड़ा गया। यार मैं तेरे को पहले बोला था चुपचाप खड़ा रहना है, तेरे को तू लड़ाई क्यों कर रहा था वहाँ? कि साहब अपन तो पीछे नहीं खड़े रहेंगे किसी के। जब कोई आदमी पिट के गया है मेरे से, तो वो मेरे से ज़्यादा कुवतदार कैसे हो गया? बता ले, गोखला कुमार हो सकता है क्या तुम्हारे से? BSc वाले से नहीं हो सकता ना। तो ये पिट के चला जाता है। और जब यहाँ से भाग के चला जाता है तो अब औरंगजेब उसे पकड़ने का आदेश दे देता है। और आदेश भी कौन किसको देता है? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह उसे भाई को पकड़ा के लेकर आता है, वादे में बन जाता है, अब करे तो क्या करे। और उसके जयपुर महल में, जो वहीं पे आगरा में जयपुर महल है, कौन सा महल है? जयपुर में, जिसे राम सिंह की हवेली कहते हैं। कौन सी हवेली? राम सिंह की हवेली में कैद कर दिया। और जयपुर ने अपने छोरे राम सिंह के उसमें रख दिया। और फिर उसको वहाँ से बड़ी चालाकी से बीमार उमार का नाटक करके केलों की बोला कि जब बीमार हो गया साहब, पंडित ने कहा कि दान कर केलों का। तो केलों की टोकरियाँ आती थी, 21 दिन तक केलों का 1.25 क्विंटल टोकरियाँ आए टोकरियाँ जाएँ।
वो रोजाना चेक करते करते परेशान हो गए। एक दिन एक टोकरी खाली आ गई, उसके अंदर सेट कर दिया किसको, और शिवाजी को, और उस टोकरी के अंदर छिप के बाहर भाग गया। अब ये औरंगजेब को पता लग गया, ये वो भी जानता था कि बिना जयसिंह की सहमति के तो भागे नहीं सकता, समझता तो वो सारा था। मैं कह रहा हूं दुनिया में समझते तो क्या है, सब हैं, लेकिन बात होती है एक्शन का तरीका कौन क्या लेता है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक्शन का तरीका। तो यहाँ पे एक्शन क्या ली जाए। अब उसे पता था कि अपने दोनों काका जी, मारवाड़ी भी पहले से नाराज बैठा है, मेवाड़ भी नाराज बैठा है, अगर आमेर को भी नाराज कर दे तो सारा मामला खराब। तो यहाँ से ये बग के चला जाता और फिर जाके वापस लूट लेता है, सारे किलों को लूट लाट के वापस। तो इतना भयंकर कोहराम मच रहा था कि औरंगजेब का दिमाग खराब। अब वो देखो वहाँ का सूबेदार रह के आया था, तो वहाँ से जुड़ गया, तो उसकी भावनाएं वगैरह वगैरह वगैरह। अब साहब यहीं पे चला जाता है और अपनी घर बाहर उठा के ये सब कुछ चल देता है, और 1682 में दक्कन में चला जाता है। कौन चला जाता है, औरंगजेब। याद रखना 1682 से लेके 1707 यानी 25 साल तक, 25 वर्षों तक औरंगजेब कहाँ पे रहता, दक्कन में। 25 वर्षों तक दक्कन में। और दक्कन में भी कौन सी जगह है, औरंगाबाद। कौन सा बात, औरंगाबाद। और औरंगाबाद के बारे में मैंने आपको बहुत बताया, महाराष्ट्र के अंदर है, अजंता एलोरा, राबिया बीबी का मुरारा, जैसे ताजमहल की फोड़ नकल कहते हैं, उसकी घरवाली भी वहीं पे मर गई थी। ये और औरंगजेब 25 साल रहा, और इसके बारे में एक प्रसिद्ध डायलॉग आ जाता है कि ये जो दक्कन था ना, दक्कन, वो दक्कन इसके लिए नासूर बन गया। नासूर ऐसा घाव जो रिश्ता ही रहता है, जो रिश्ता ही रहता है जब तक मृत्यु ना हो जाए। जैसे नेपोलियन का घाव नासूर कौन बन गया था, स्पेन। कौन बन गया था, स्पेन। नेपोलियन का नासूर किसे कहा जाता है, स्पेन को नेपोलियन का नासूर। और दक्कन का नासूर किसे कहा जाता है, औरंगजेब के लिए। समझा गया। तो अभी क्या होता है, 25 साल तक वहीं पड़ा रहता है और दिन रात वहीं की स्ट्रेटजी अपनाता है। सबसे पहले तो वो देखता है कि यार ये जो बीजापुर हुआ, ये गोलकुंडा हुआ, ये सारा मिस्टेक है, अपने इसको अपने खुद के अंदर मिलाते हैं, यहाँ सबको हटा देते हैं, ये राजा वजा कुछ नाम मात्र का भी नहीं, सीधे डायरेक्ट सल्तनत लेते हैं, यहाँ गवर्नर नियुक्त करेंगे। तो इसने सबसे पहला काम किया बीजापुर और गोलकुंडा को हराने का। अब देखो यहाँ जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा का तो पहले कौन था, मीर जुमला। पहले कौन था, मीर जुमला। अब यहाँ पे था अब्दुल गनी। कौन था, अब्दुल गनी। अब यहाँ का वजीर था अब्दुल गनी। और अब्दुल गनी को उसने मिलवा लिया, और यहाँ पे मिलवा के और कुतुब शाह को उसने गिरफ्तार कर दिया। और कुतुब शाह को यानी अब्दुल गनी को अपने अंदर मिला लिया, वजीर को रिश्वत दे दिया, उसने किवाड़ खोल दिए। तो जाके कुतुब शाह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और वही ग्वालियर के किले में भेज दिया। ग्वालियर का किले का नाम लेते तुम समझ जाना कि वापस आदमी नहीं आएगा। ग्वालियर के किले में भेज दिया इसे, कुतुब शाह को। कहाँ भेज दिया, ग्वालियर के किले। ठीक। अब आ गया बात किसकी, बीजापुर की। किसकी, बीजापुर की। और बीजापुर का शासक था आदिल शाह। कौन था, आदिल शाह पहले से तैयार बैठा था। आदिल शाह के पास जैसे समाचार गया, उसने कहा कि साहब हम आपकी सल्तनत समाप्त करना चाहते हैं और हम यहाँ पे अपना गवर्नर नियुक्त करेंगे। तो एकदम खुश हो गया, बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, बहुत बढ़िया, लाइफ टाइम ऑफर मिल गया। बोला मेरे को क्या करना है बताओ, किसकी सेवा करनी है। अब ये सुन के औरंगजेब भी बड़ा खुश हुआ, तो उसने उसे अमीर घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, अमीर। क्या घोषित कर दिया, अमीर। और 1 लाख रुपए की पेंशन दी। कितने की पेंशन दी, 1 लाख। और उसकी एक छोरी थी, उसका नाम था शहरयार। कौन सा यार, शहर। और उसकी शादी, शहरयार एक छोरा भी रहा है, और उसकी शादी उसने आजम के साथ कर दी। किसके साथ कर दी, आजम। एक तो मुअज्जम था और एक आजम था। तो इसकी शादी इसके साथ कर दी और आदिल शाह को 1 लाख की पेंशन देकर अमीर बना दिया। अमीर देखो, अमीर मैंने बता दिया था कि बताओ क्या होता था। एक तो सिपह सलार के ऊपर क्या होता था, मलिक के ऊपर क्या होता था, अमीर। और एक 10 घोड़ों के ऊपर तो क्या होता था, 10 घोड़ों के ऊपर एक सिपह सलार, और 10 सिपह सलारों के ऊपर एक मलिक, और 10 मलिकों के ऊपर एक अमीर, और 10 अमीरों के ऊपर एक खान। ये पद होता था। बात समझा गया। तो ये इसकी रैंक, इसको अमीर का पद दे दिया गया। तो इन दोनों को मिला लिया इसने। अब पूरी ताकत इसके पास आ गई। और ये अपने पास पहले दक्कन में सबसे पहले औरंगजेब जो अपनी नीति लागू किया था, अपने जाने से पहले इसने दिलेर खान को भेजा। किसको भेजा, दिलेर खान। सबसे पहले इसने किसको भेजा था, दिलेर खान। और 1686 में इसने गोलकुंडा को
और बीजापुर को, और 1687 में किसको, गोलकुंडा को, इसको मिला लिया। इसके बाद में चलता रहा, इसका शहजादा यहाँ से विद्रोह करके आता है और विद्रोह करके 1689 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं संगमपर का युद्ध। और संगमपर के युद्ध में इसने संभाजी की क्या कर दी, हत्या कर दी, और उसके साथ कवि कलश को हत्या कर दी। यानी 25 वर्षों तक ये लड़ता रहा और इसका कोई आउटपुट नहीं निकला और लास्ट में यहीं पे मर जाता है। समझ आया क्या? अपनी घरवाड़ी जिसका नाम था, क्या नाम था, नवाब बाई नहीं, इसकी जो मेन पटरानी थी और उसका नाम था राबिया बीबी, जिसका वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम। उसका मकबरा भी यहीं बना है और इसका खुद का भी दौलताबाद के पास ही बना है, जल्दाबाद। समझा गया? वहाँ उसका खुद का मकबरा बना है दौलताबाद के पास में ही। दौलताबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, वहाँ पे जल्दाबाद। इसने जो मजार होती थी, सूफियों की मजार और कब्र, उस पर जो दीपक जलाते थे वो प्रथा भी समाप्त कर दी थी। ऐसी चीज़ें भी याद रखना। तो इस प्रकार औरंगजेब कंप्लीट हो गया है। इसकी जो अभियान थे वो भी हमने देख लिए, इसके प्रति विद्रोह थे वो भी हमने देख लिए, इसकी धार्मिक नीति थी वो भी हमने देख ली, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो भी हमने देख ली, और ये जो मुग़ल सल्तनत है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे इस मुग़ल सल्तनत को, स्थापत्य कला का। कल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।